नमस्ते विद्यार्थियों। ये लेक्चर 3 जिसमें 3 एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, 2 पोटेंशियोमीटर पे और एक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, MCG बोलते हैं शॉर्ट में, उस पर। तो पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करने से पहले तुम्हें यह जानना जरूरी है, 2 नंबर में क्वेश्चन भी बनता है बोर्ड में, वाई पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड कंपेयर टू वोल्टमीटर। तो पोटेंशियोमीटर जैसा कि तुम देख रहे हो यहां पर, सर दिखाएंगे तुम्हें फोकस करके, इतना बड़ा है इंस्ट्रूमेंट। इस बाकी तामझाम की बात नहीं कर रहा मैं, ये जो लकड़ी का पट्टा तुम देख रहे हो जिसपे एक वायर स्ट्रेच्ड है, ये काफी बड़ा है, पोटेंशियोमीटर इसको कहते हैं। जबकि वोल्ट मीटर तुम जानते हो काफी छोटा होता है, जैसे ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में तुमने देखा था, दोनों ही एक ही काम करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट। फिर भी पोटेंशियोमीटर के कंपैरिजन में हम वोल्ट मीटर को इंफीरियर मानते हैं। अगर हमारे पास दोनों इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं तो हम किसे प्रेफर करेंगे? पोटेंशियोमीटर को। तो 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है, 2 कारण तुमसे मांगे जाते हैं। तो क्या 2 कारण हैं जिनके कारण हम इसे अच्छा मानते हैं? पहला कारण कि वोल्ट मीटर जब नापेगा तो नापने के लिए वो कुछ करंट अपने अंदर से होकर फ्लो करा देता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं नाप पाता पोटेंशियल डिफरेंस की, थोड़ा सा कम नापता है। पर पोटेंशियोमीटर जब नापेगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होती, गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है, इसलिए पोटेंशियोमीटर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नाप कर देता है। तो ये कारण है कि हम पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करते हैं, बड़ा और भारी होने के बावजूद, क्योंकि वो बिल्कुल सही नाप कर दे रहा है। हालांकि हम चाहें तो वोल्ट मीटर के स्केल को कैलिब्रेट करके, एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं कैलिब्रेशन, स्केल को मॉडिफाई करना या स्केल को चेक करके उसकी वैलिडिटी चेक करना, उसको अगर जरूरत है तो मॉडिफाई करना। तो मान लो पोटेंशियोमीटर कहीं पर नाप रहा है 1.2 वोल्ट और उसको वोल्ट मीटर हम लगाकर देखते हैं तो 1 वोल्ट बताता है, यानी 0.2 वोल्ट कम बता रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम चाहें तो वोल्ट मीटर के स्केल को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके स्केल पर जहां 1 वोल्ट लिखा है हम वहां लिख सकते हैं 1.2, तो वो वोल्ट मीटर अब आइडियल वोल्ट मीटर की तरह काम कर सकता है। तो कैलिब्रेशन करना पड़ता है उसको। तो एक कारण तो ये हो गया, पोटेंशियोमीटर एग्जैक्ट नाप रहा है, दैट्स व्हाई विल प्रेफर। एक कारण और है, मान लो तुमने कैलिब्रेट कर भी दिया तो भी हम पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करेंगे। रीजन, वोल्ट मीटर से नापते वक्त हमें पढ़ना पड़ता है डिविजन्स में रीडिंग को, कि कितने डिविजन्स का डिफ्लेक्शन आया, और पढ़ते वक्त अगर हमने निडल को बिल्कुल परपेंडिकुलरली नहीं देखा तो थोड़ा सा भी इधर या उधर हुआ तो पैरेलैक्स एरर हो जाएगा, एरर होने के चांसेस हैं। जबकि पोटेंशियोमीटर में तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि गैल्वेनोमीटर की निडल 0 से हिली या नहीं हिली, तो ये ज्यादा आसान है जज करना, उसमें गलती होने के चांसेस कम है। तो देयर आर लेस चांसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल एरर इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर कंपेयर टू वोल्ट मीटर, दैट्स व्हाई पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड कंपेयर टू वोल्ट मीटर। तो 2 रीजन तुम्हें पता होने चाहिए। इसके बाद हम ये सीखेंगे कि पोटेंशियोमीटर क्या है, कैसे काम करता है। पोटेंशियोमीटर इज नथिंग बट ए रेजिस्टेंस वायर ऑफ नेग्लिजिबल अल्फा एंड हाई रेजिस्टिविटी। जो कुछ भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, एवरी स्क्रैच, जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं, तुम्हें साथ साथ मेरे चलना है। तुम्हें अपनी आदत बनानी, डेवलप करना है एफिशिएंसी को बिल्कुल एग्जैक्टली। मैंने एक लाइन खींची तो तुम्हारी कॉपी में एक लाइन, मैंने ये लिखा तो तुम्हारी कॉपी में बिल्कुल साथ साथ, पीछे नहीं। कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, आगे जाके किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम जाओगे कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, और इससे भी बहुत कम टाइम मिलेगा, लेक्चरर तुम्हारे लिए कभी नहीं रुकेगा। तो अभी से आदत ठीक करो, अदरवाइज आगे बहुत परेशानी आएगी। तो बिल्कुल जितना भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तुम्हें सब नोट करना है। यह है वायर AB जिसे मैंने एक ही तार से दिखा दिया। पोटेंशियोमीटर में वास्तव में एक तार नहीं होता, वास्तव में पोटेंशियोमीटर में रेफरेंस साइड में तुम बना सकते हो, रेफरेंस साइड हम बोलते हैं पेज पे, राइट हैंड साइड पे हम एक लाइन खींच लेते हैं
और उस लाइन के राइट हैंड साइड पे जो भी लिखते हैं वो हमारे रेफरेंस के लिए है। तो जिगजैग घुमा हुआ तार होता है कुछ इस तरह से, 4 से लेकर 12 मीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। यहाँ एंड पे एक पुली लगी होती है, यानी तार की यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो लेंथ है इसका रेजिस्टेंस काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये मेटेलिक पार्ट मेटेलिक पुली के कांटेक्ट में है, तो स्केल यहाँ से लेकर रेजिस्टेंस नापना बंद करता है और यहाँ से रेजिस्टेंस नापना वापस शुरू करता है। ऐसा तो मान सकते हैं जो रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो एंड के कर्वेचर का इफेक्ट इसमें नहीं आएगा। तो इस तार की कुल लंबाई 4 से लेकर 12 मीटर तक हो सकती है, पर अगर हम एक ही तार इतना लंबा लगाते तो इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट लैब में रखने में मुश्किल होती या कहीं पर भी रखने में मुश्किल होती। तो हम क्या करते हैं, जिगजैग पैटर्न में घुमा देते हैं 1-1 मीटर के सेगमेंट्स में। तार जितना ज्यादा लंबा हमें बैलेंसिंग लेंथ उतनी ही ज्यादा मिलेगी, और बैलेंसिंग लेंथ जितनी ज्यादा मिलेगी एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी, एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर हमारे पास 2 पोटेंशियोमीटर अवेलेबल है, एक में 10 मीटर लेंथ का वायर है, दूसरे में 12 मीटर लेंथ का वायर है, तो हम किसे प्रेफर करेंगे? जिसमें लेंथ ज्यादा है, 12 मीटर वाले को। तो जब तुम्हें बोर्ड एग्जाम में दिखाना है, ये पुलिस दिखाना जरूरी नहीं है, पर कम से कम तुम्हें 4 तार दिखाने होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंडिंग एट पॉइंट बी। पर प्रिंसिपली एक तार दिखाना सफिशिएंट होता है, फिर भी बोर्ड एग्जाम में तुम्हें 4 तार या प्री बोर्ड में 4 तार दिखाने की सलाह मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो लोग तुम्हारी कॉपी चेक करने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग एटीट्यूड उनका होता है। वो ऐसा सोचते हैं कि जैसा किताब में बना हुआ है वो सही है, तो जैसा किताब में बना हुआ है वैसा उन्हें दिखेगा तब वो नंबर देंगे, नहीं तो नंबर नहीं देंगे। तो हमें पता भी नहीं चलता, बोर्ड की कॉपी वापस देखने को तो मिलती नहीं, तो हमारे नंबर ना कटें इसलिए तुम्हें ध्यान रखना है कि बोर्ड में जब तुम बना के आओगे, प्री बोर्ड में जब बना के आओगे, तो पोटेंशियोमीटर के लिए एक सिंगल वायर से दिखाने की बजाय कम से कम 4 दिखाओगे, उससे ज्यादा दिखाते देन इट इज ओके। मैंने सिंगल वायर से रिप्रेजेंट किया पूरे 10 मीटर लंबाई को, क्योंकि लैब में जो हम पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करने वाले हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर जनरली 10 मीटर लेंथ का वायर उसमें होता है, जो कांस्टेंटन का बना हुआ है, नेग्लिजिबल अल्फा, हाई रेजिस्टिविटी, ये प्रॉपर्टीज पूछी जाती है 1 नंबर में। अब मैं इस पर यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए एक सर्किट डिजाइन करता हूं, जिसमें मैं एक स्टैंडर्ड सेल यूज करता हूं जिसका ईएमएफ कांस्टेंट बना रहता है, समय के साथ चेंज नहीं होता। वेल नोन ईएमएफ है ई। मैं एक की इस्तेमाल करता हूं सर्किट में करंट ऑन और ऑफ करने के लिए, प्लग की, और ये मैंने कनेक्ट किया इसको बी से। टर्मिनल ए को हम हमेशा हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट बनाएंगे, यानी ए पर पॉजिटिव बी पर नेगेटिव। इस सर्किट को हम नाम देते हैं प्राइमरी सर्किट। ये हो गया प्राइमरी सर्किट। फिजिक्स में जब भी हम कोई डायग्राम बनाते हैं एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करते हैं, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। डायग्राम डायरेक्टली अगर तुम किताब में देख रहे हो तो तुम्हें वो लॉजिकल सीक्वेंस पता नहीं चलता, पर टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो तुम्हें फॉलो करना चाहिए एग्जैक्टली वही लॉजिकल सीक्वेंस, उससे डायग्राम याद हो जाते हैं आसानी से। यानी पहले क्या आएगा बाद में क्या बनाना है। ड्राइंग की तरह नहीं बनाते कि जो आसान लगा उसको पहले बना दिया, जो मुश्किल लगा उसको बाद में। तो ये प्राइमरी सर्किट हो गया। इसकी मदद से हमने एक यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट वायर ए बी की लेंथ कैपिटल एल पर मेंटेन किया, जिसे हम दिखाते हैं सिंबल एक्स या फिर स्मॉल के से। ये होगा E/L वोल्ट पर मीटर। जब भी हम कोई चेंज लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, किसी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो उसे नाम देते हैं ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट dV/dr, टेम्परेचर ग्रेडियंट dT/dx। इसी तरह से यह है पोटेंशियल ग्रेडियंट। यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट मेंटेन होने के बाद हमें ये समझना है कैसे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। 2 नंबर में पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल भी पूछा जाता है। तो जो भी अननोन ईएमएफ या अननोन पोटेंशियल डिफरेंस हम नापना चाहते हैं उसे हम सेकेंडरी सर्किट में इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि उसका हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट टर्मिनल ए पर जुड़ेगा और लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट से हम गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल से जॉकी। कंडीशन ये है इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल रहने के लिए कि जो अननोन ईएमएफ का सोर्स है जिसका ईएमएफ E1 है, E1
मस्ट बी लेसर देन ई, और हम यूं कह सकते हैं कि वायर ए बी पर होने वाला जो टोटल ड्रॉप है वो E1 से ज्यादा होगा, तभी ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा, यानी हम पोटेंशियोमीटर से कुछ नाप पाएंगे, अदरवाइज नहीं नाप पाएंगे क्योंकि डिफ्लेक्शन वन साइडेड मिलेगा। अब ये कैसे काम कर रहा है वो तुम ऐसे समझ सकते हो। अगर मैंने जॉकी को लेकर टर्मिनल बी पर कनेक्ट किया तो सिचुएशन ये है, ऐसा तुम मान सकते हो कि मेरे पास ये एक सेल है 3 वोल्ट का, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। मेरे पास एक और सेल है 1.5 वोल्ट का, उसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ देता हूं, नेगेटिव को गैल्वेनोमीटर के थ्रू नेगेटिव से जोड़ देता हूं, तो इस सर्किट में होगा यह कि जो बड़ा पावरफुल सेल है 3 वोल्ट वाला, वो करंट फ्लो कराएगा, करंट इधर से जाएगी, इसमें से फ्लो होकर इधर आएगी, तो गैल्वेनोमीटर में निडल डिफ्लेक्ट होगी टुवर्ड्स लेफ्ट। सिमिलरली तुम यहां देख सकते हो कि वायर ए बी एक सेल की तरह काम कर रहा है जिस पर टोटल ड्रॉप हो रहा है E। अगर अननोन EMF E/2 होता तो मैं जैसे ही जॉकी को इसके सेंटर पॉइंट पे कनेक्ट करता, डिफ्लेक्शन 0 आ जाता, क्योंकि इतनी लेंथ पर होने वाला ड्रॉप E/2, आधी लेंथ पर, और इसका EMF भी E/2, तो कोई करंट फ्लो नहीं होती। पर अभी जो सिचुएशन है E इज ग्रेटर देन E1, तो इस पे होने वाला ड्रॉप ज्यादा है, इसका EMF कम है, तो ये बड़े सेल की तरह हुआ जो 3 वोल्ट वाला है, और ये छोटे सेल की तरह हुआ जो 1.5 वोल्ट वाला है। करंट ऐसे फ्लो होगी ए से, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स राइट, ऐसे फ्लो होकर करंट जाएगी सेकेंडरी सर्किट में। अगर मैंने जॉकी को टर्मिनल ए की बजाय टर्मिनल बी की बजाय टर्मिनल ए पर कनेक्ट किया, तो ऐसे सिचुएशन में प्राइमरी सर्किट का सेकेंडरी सर्किट में करंट फ्लो कराने में कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, यानी जो करंट फ्लो हो रही है सेकेंडरी सर्किट में, ये सिर्फ E1 EMF के कारण करंट यहां से चलेगी, गैल्वेनोमीटर में फ्लो कर इधर आएगी, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। यानी एक ऐसी सिचुएशन हम ढूंढ सकते हैं जहां पर जॉकी को कनेक्ट करने पर डिफ्लेक्शन 0 आ जाए। अगर यहां टच करने पर 0 आ रहा है डिफ्लेक्शन, तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल स्मॉल l से। स्मॉल l इज बैलेंसिंग लेंथ। अब मैं यूं कह सकता हूं कि सिचुएशन ये है कि लेंथ aj दैट इज स्मॉल l पर होने वाला टोटल ड्रॉप एग्जैक्टली EMF E1 के बराबर है, तो गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन दे दिया। यानी अगर ये सेल भी 1.5 वोल्ट का होता, दोनों 1.5 के होते, तो गैल्वेनोमीटर इस टाइम पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, उसकी निडल 0 पर रहती। वही सिचुएशन अभी यहां पर होगी। तो अननोन EMF E1 के लिए मैं लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है यूनिट लेंथ पर होने वाला ड्रॉप x है, तो L लेंथ पर होने वाला ड्रॉप होगा x इंटू L। तो ये पोटेंशियोमीटर की पहली एप्लीकेशन हो गई, और यहीं से हमें इसके प्रिंसिपल को भी समझना है। अगर तुम समझते हो कि तुम इसका प्रिंसिपल समझते हो या जानते हो, तो बताओ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज पर तो केवल 2 ही इंस्ट्रूमेंट जो हमने पढ़े, मीटर ब्रिज एंड पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोटेंशियोमीटर का व्हीटस्टोन ब्रिज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फिर कुछ बच्चे सोचते हैं नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है, इट इज प्रिंसिपल। नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड बोलने सुनने में आसान है, एक ही लाइन में बोल दिया हमने नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड, पर ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल नहीं है। नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड पर तो मीटर ब्रिज भी काम करता है, नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड पे तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी काम करता है। उसमें भी हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं? 0 डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, यही तो देखते हैं। तो नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो इसका प्रिंसिपल है क्या? तो लिखोगे हेडिंग प्रिंसिपल, लैंग्वेज लिखोगे उसमें, फिर डायग्राम से हम समझेंगे उसको। जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल लिखते हैं तो कॉमन लैंग्वेज होती है, its working is based on the fact that we can balance
we can balance the unknown potential difference. We can balance the unknown potential difference against known length, KNOWN, known length of given resistance wire AB, against known length of given resistance wire AB, on which a uniform potential gradient is maintained. Uniform potential gradient is maintained with help of a standard cell. With help of a standard cell. तो यहां बोर्ड पर देखो जो मैंने बोला उसका मतलब क्या है. वी कैन बैलेंस, किसे बैलेंस कर रहे हैं? द अननोन पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट नोन लेंथ. नोन लेंथ कौन सी है? स्मॉल एल. किससे रिलेटेड है? किसकी लेंथ है? नोन लेंथ ऑफ गिवन रेजिस्टेंस वायर ए बी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ऑन विच ए बी पर हमने क्या किया? ऑन विच ए यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड. किसकी मदद से? विद हेल्प ऑफ ए स्टैंडर्ड सेल. ये इसका प्रिंसिपल हुआ. 3 एप्लीकेशन थ्योरी में सिलेबस में है. पहली एप्लीकेशन अननोन ईएमएफ नापना, जो तुम सीख चुके हो, ये थ्योरी में है, प्रैक्टिकल में नहीं है. प्रैक्टिकल में सिर्फ 2 एप्लीकेशन है. नेक्स्ट एप्लीकेशन में बता रहा हूं तुम्हें, हैरिंग लगाओगे तो प्रैक्टिकल भी करेंगे उसका हम. टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ गिवन 2 primary cells, TWO2 primary cells, using potentiometer. To compare the EMFs of given 2 primary cells using potentiometer. तो ये हमें कैसे करना है? इसके लिए मैं सर्किट डिजाइन कर रहा हूं. 2 प्राइमरी सेल तुम्हें दिए गए हैं. 2 तरह के सेल्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. Secondary which are rechargeable, in which reactions are reversible. Primary जिसमें रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती, rechargeable, इसी कारण से वो नहीं होते. तो मैं प्राइमरी सर्किट बनाता हूं. सबसे पहले पोटेंशियोमीटर वायर AB लॉजिकल सीक्वेंस में यहां से स्टार्टिंग होगी. इस पर यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए स्टैंडर्ड सेल जिसका EMF E. जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक रीडिंग से काम नहीं चलता, एक से ज्यादा रीडिंग्स हमें चाहिए होती हैं. एक से ज्यादा रीडिंग्स के सेट चाहिए होते हैं रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए. तो ज्यादा रीडिंग लेने के लिए मैंने यहां पर लगाया रियोस्टेट. रियोस्टेट के बारे में तुम अच्छे से समझ चुके हो ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में कि इसका एक टर्मिनल हम खुला रखेंगे अगर इसका इस्तेमाल हम वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह कर रहे हैं, और अगर इसका इस्तेमाल हम पोटेंशियल डिवाइडर की तरह करते हैं तो तीनों टर्मिनल काम आते हैं हमारे. तो ये हो गया प्राइमरी सर्किट. रियोस्टेट से वैरी कराकर हम डिफरेंट सेट ले सकते हैं रीडिंग्स के. पर रियोस्टेट को लगाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गई. मैं E = XL अगर लिख रहा हूं तो वहां पर X की वैल्यू E/L नहीं लिख सकता, क्योंकि अब सारा का सारा EMF E इस पर ड्रॉप नहीं हो रहा. कुछ इस पर, इसके रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होगा, बचा हुआ इस पर ड्रॉप होगा, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो गया. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम यहां से कंट्रोल कर सकते हैं. पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा बैलेंसिंग लेंथ L उतनी ही ज्यादा आएगी, और बैलेंसिंग लेंथ जितनी ज्यादा आएगी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी. तो हम रेंज देखकर पोटेंशियल ग्रेडियंट को मिनिमम करने की कोशिश करते हैं. सेकेंडरी सर्किट में जिन 2 सेल्स का EMF कंपेयर करना है, दोनों को हम इस तरह से लगाएंगे कि दोनों के ही पॉजिटिव लैग्रांज सेल जिसका EMF E1 है और डैनियल सेल जिसका EMF E2 है, दोनों के पॉजिटिव जुड़ने चाहिए टर्मिनल A पर.
तो ये एक सिंपल सा रूल मान लो तुम, जितने भी बैलेंसिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं सारे पॉजिटिव हम जोड़ते हैं ए पर, ए को हमेशा हम हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट बनाते हैं। अब इन सेल्स को बारी बारी से सर्किट में लेना है, उसके लिए हम एक स्पेशल टाइप ऑफ की, जिसमें 2 की बजाय 3 टर्मिनल होते हैं, जिसे हम बोलते हैं 2 वे की, उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके दोनों एंड टर्मिनल पे हम नेगेटिव टर्मिनल्स, एक पे लैग्रांज का एक पर डैनियल का, वो कनेक्ट कर देते हैं। बीच वाले टर्मिनल से हम गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं और गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल से जॉकी। सर्किट कंप्लीट हो गया। नेमिंग कर देंगे, इस की का नाम लिख देंगे, ये है 2 वे की। बारी बारी से एक सेल को सर्किट में लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपेरिमेंट करने के दौरान जब मैं प्लग लगाऊंगा इस गैप में, तो सेल जिसका ईएमएफ E1 है वो सर्किट में आ जाएगा। अभी जो बैलेंसिंग लेंथ मिली, सपोज वो मिलती है मुझे L1, तो मैं एक्सप्रेशन लिख सकता हूं E1 इक्वल टू x टाइम्स L1, जहां पर x कोई पोटेंशियल ग्रेडियंट है फिक्स। पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए x की ये वैल्यू हो ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू E by L, इट मे बी E डैश बाय L, जहां पर E डैश है ड्रॉप ऑन वायर है भी। अब मैं क्या करता हूं, यहां से प्लग हटा लेता हूं, नीचे वाले गैप में यहां प्लग लगाता हूं। अब सेल जिसका ईएमएफ E2 है वो सर्किट में आ जाएगा। उसके लिए मुझे बैलेंसिंग लेंथ सपोज मिलती है L2, तो मैं लिख सकता हूं E2 इक्वल टू x टाइम्स L2। मुझे कंपैरिजन करना है, रेशियो लूंगा E1 अपॉन E2, x तो सेम है, मैंने रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज नहीं किया इन दो रीडिंग के लिए, तो चेंज नहीं किया तो x सेम है, x गेट कैंसल्ड, तो हमें फॉर्मूला मिल गया E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये कंपैरिजन हो गया। प्रैक्टिकल में हम 3 सेट लेंगे ऐसे, तो मैं प्रैक्टिकल के लिए अगर ऑब्जर्वेशन टेबल डिजाइन करता हूं तो ऑब्जर्वेशन टेबल इस तरह की होगी, सिंपल सी। पहला कॉलम सीरियल नंबर, 3 सेट सफिशिएंट हैं, 1, 2 एंड 3। Balancing length corresponding to cell of EMF E1 means Lagrange cell, इसके corresponding balancing length होगी L1। then balancing length corresponding to Daniell cell of EMF E2, this is L2। finally ratio E1 upon E2 equal to L1 upon L2, और हम इन तीनों रीडिंग से मीन निकाल लेंगे लास्ट में। ये ऑब्जर्वेशन टेबल होगा। इस तरह से हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है। मैं सेटअप पर तुम्हें दिखा रहा हूं रीडिंग्स लेकर कैसे एक्सपेरिमेंट होगा। हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं कनेक्शन बनाने में और एक्सपेरिमेंटेशन में। और मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूं जो सेल्स हम यूज करने वाले हैं, प्राइमरी सेल्स। ये जो प्लास्टिक की बर्नी तुम देख रहे हो, पहले कांच की बर्नी हुआ करती थी, जब ज्यादा फूटने लगी तो प्लास्टिक की डिजाइन कर दी गई। तो ये है लैग्रांज सेल। लैब में कई बार पूछा जाता है वाइवा में, उंगली से दिखाकर एग्जामिनर पूछता है बताओ वो जो सेल पड़ा है उसका क्या नाम है। तो लैब में कभी भी तुम ऐसे बात मत करो वो वाला सेल ये वाला सेल, नाम से बात करो। ये लैग्रांज है, ये डैनियल। कॉपर वेसल वाला डैनियल, प्लास्टिक वेसल वाला लैग्रांज सेल। लैग्रांज सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है कार्बन रॉड, जैसा कि तुमने कई बार सेल फोड़ कर निकाली होगी ड्राई सेल में से। ये ड्राई सेल की लिक्विड फॉर्म है। ये कार्बन इलेक्ट्रोड इस पोरस पॉट में नीचे तक गई हुई है। पोरस पॉट की स्पेशलिटी है कि इसमें से आयंस आ सकते हैं, जा सकते हैं, पर लिक्विड ट्रांसफर नहीं होगा, आयंस आ जा सकते हैं। ये कार्बन रॉड पूरा नीचे तक गई है। उसके अलावा इस डामर से ये सील्ड है, और इस सील्ड पोरस पॉट के अंदर इस रॉड के आसपास भरा है MnO2 मैग्नी डाइऑक्साइड प्लस चारकोल। MnO2 इसमें ऑक्सीडाइजर का काम करता है और चारकोल MnO2 की कंडक्टिविटी बढ़ाता है। जिस सॉल्यूशन में हमने इसको डुबो के रखा है वो है अमोनियम क्लोराइड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिंक रॉड है। सेल में 2 तरह के डिफेक्ट्स पाए जाते हैं जिनको तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे।
एक तो होता है लोकल एक्शन, दूसरा होता है पोलराइजेशन। ये जो हम जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस जिंक इज कमर्शियल ग्रेड जिंक, यानी ये प्योर जिंक नहीं है। प्योर जिंक इस्तेमाल करें तो बहुत महंगा पड़ेगा, सेल का इस्तेमाल करना ही फिजिबल नहीं होगा। तो ये कैसा है, कमर्शियल ग्रेड का जिंक। दो ग्रेड के मटेरियल आते हैं, कमर्शियल ग्रेड एंड लेबोरेटरी ग्रेड। लेबोरेटरी ग्रेड में प्योरिटी ज्यादा होती है, कमर्शियल ग्रेड में प्योरिटी कम होती है, और अकॉर्डिंगली कॉस्ट का फर्क पड़ता है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हो, अगर मैं लेबोरेटरी ग्रेड कॉपर सल्फेट खरीदता हूं बाजार से तो 500 ग्राम मुझे मिलेगा 750 रुपए का, और अगर मैं ये कमर्शियल ग्रेड खरीदता हूं तो मुझे मिलेगा 500 ग्राम 75 रुपए का। दिस इज द डिफरेंस। तो ये कमर्शियल ग्रेड जिंक है, तो इसमें इंप्योरिटी एटम्स हैं। अब जिंक के साथ साथ इस रॉड पर आर्सेनिक भी है, निकल भी है, फेरस भी है। तो जब मैं इसको सॉल्यूशन में डिप करता हूं तो सेल का प्रिंसिपल यही है, व्हेन टू डिसिमिलर मेटल्स कम्स इन कांटेक्ट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, देन ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ए पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और छोटे छोटे सेल बन जाएंगे इटसेल्फ इसी रॉड पर। रॉड से रॉड पर करंट फ्लो होगा, जिसमें जिंक वेस्ट होगा, आउटपुट सर्किट में हमें वो करंट नहीं मिलेगा। तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं लोकल एक्शन। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम इस रॉड की कास्टिंग कर रहे होते हैं, ये ढाल के बनाई जाती है, जिंक को पिघलाकर सांचे में डाला जाता है, जैसे कुल्फी के लिए रबड़ी को सांचे में डालते हैं वैसे ही। आगे तो मैं मोल्डिंग कास्टिंग सब सीखनी है, तो उस तरह से रॉड बनाई जाती है। जिस टाइम कास्टिंग कर रहे होते हैं हम इसमें मिक्स कर देते हैं 2 to 4% Hg मरकरी। वो मरकरी जिंक में प्रेजेंट इंप्योरिटीज के साथ मिलकर अमलगम बना लेता है और उनको सरफेस पे एक्सपोज होने से रोकता है। इस तरह से हम लोकल एक्शन को कंट्रोल करते हैं। दूसरा डिफेक्ट है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑक्सीडाइजर यूज करते हैं, केमिकल मेथड बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में हम डीपोलराइजिंग एजेंट यूज करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड यूज करते हैं हम डैनियल सेल में, इसमें यूज करते हैं हम केमिकल मेथड, ऑक्सीडाइजर यूज करते हैं। एक मैकेनिकल मेथड भी होता है, टाइम टू टाइम इलेक्ट्रोड को निकालकर घिस देते हैं सैंड पेपर लेकर। तो पोलराइजेशन होता है क्या वास्तव में, जब तुम इनकी रिएक्शंस पढ़ोगे तो उसमें तुम देखोगे कि 2H+ आयंस NH4Cl के सॉल्यूशन में से निकल के इसमें परमिट कर जाते हैं। 2H+ आयंस में से चार्ज तो वो अपना ट्रांसफर कर देते हैं इलेक्ट्रोड पर जो हाइड्रोजन है H2 बची, उसके बहुत छोटे छोटे बुलबुले, बारीक बुलबुले जो नेचर में स्टिकी होते हैं, चिपक जाते हैं इलेक्ट्रोड पर, और वो चिपक कर एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं। ये बुलबुले बहुत बारीक होते हैं, जैसे पानी को लंबे समय तक तुम ग्लास में पड़ा रहने दो तो पानी में जो गैसेज है वो निकलेंगी, तो बारीक बारीक बुलबुले किनारे पे जमा हो जाते हैं, वो फूटते नहीं है, वो जमा ही रहते हैं। तो वैसे बारीक बुलबुलों की एक लेयर बन जाती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। ये लेयर है न्यूट्रल। अब जो और 2H+ आयंस आ रहे हैं वो अपना चार्ज ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे और इस न्यूट्रल लेयर पर एक पॉजिटिव लेयर फॉर्म कर लेंगे। अब जो और पॉजिटिव आयन आ रहे हैं वो इस पॉजिटिव लेयर से रिपेल होंगे, तो अपना चार्ज ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो आयन का ट्रांसफर रुक गया सेल में, हम इसको बोलेंगे सेल गेट पोलराइज्ड। सेल का पोलराइजेशन हो गया, वन साइडनेस इंट्रोड्यूस हो गई इसमें। तो अब इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, इसमें हमने जो MnO2 मिलाया है ऑक्सीडाइजर, वो H2 के साथ रिएक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, Mn2O3 बन जाता है। पर अगर इस सेल से लगातार लार्ज करंट खींचने की कोशिश की जाए, घड़ी में लगाते देन इट इज ओके, चल जाता है 6 महीने। वॉकमैन में या फिर तुमने लगाया कैमरा के फ्लैश के लिए, तो जल्दी ही ये पोलराइज हो जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जब हम इससे खींचने की कोशिश करते हैं तो हाइड्रोजन के फॉर्मेशन की रेट उसके वाटर में कन्वर्जन की रेट से ज्यादा हो जाती है। तो कन्वर्जन तो हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर हाइड्रोजन की लेयर फिर भी जमा हो जाती है और सेल पोलराइज हो जाता है। इसलिए लैक्लांशियस सेल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं ओनली फॉर इंटरमिटेंट सप्लाई ऑफ करंट, रुक रुक कर, कंटिन्यूस नहीं। क्लियर? इसी पोलराइजेशन डिफेक्ट को खत्म करने के लिए जो दूसरा सेल है डैनियल सेल, कॉपर वेसल इटसेल्फ इज पॉजिटिव, zinc rod is negative. It is called two electrolyte cell because two electrolytes are used. One is CuSO4 acting as depolarizing agent, नीले रंग का सॉल्यूशन जो भरा हुआ है इस कॉपर के डब्बे में। इसे हम पूरा ऊपर तक भरते हैं। डब्बे का कंस्ट्रक्शन थोड़ा स्पेशल है, इनको बोलते हैं परफोरेशंस, और इसमें हो रखे हैं होल्स।
ऊपर हम इन परफोरेशंस में भर देते हैं CuSO4 क्रिस्टल्स, और वो CuSO4 क्रिस्टल्स लगातार सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। तो जैसे जैसे सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कम होती जाती है CuSO4 की, ऊपर से क्रिस्टल घुलकर कंसंट्रेशन कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, इसलिए इसका EMF कांस्टेंट रहता है। तो इस सेल से हम एक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ करंट ले सकते हैं कांस्टेंट EMF पर। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ओपन पोरस स्पॉट है, खुले मुंह का, इसमें सील नहीं है, इसके अंदर हम भरते हैं डाइल्यूट H2SO4, उसको बोलते हैं एक्साइटिंग फ्लूइड। ये जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकालने का काम करता है। तो इस जिंक रॉड इसमें डाला मैंने, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। और इसमें जो CuSO4 है, यहाँ पे भी वही 2H+ आयंस परमिट करके निकलेंगे पोरस स्पॉट से, कॉपर वेसल तक उनको पहुंचना है। तो कॉपर वेसल तक पहुंचेंगे तो बीच में रास्ते में क्या मिल रहा है, CuSO4, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा H2SO4 और Cu+2 आयंस बचेंगे। अब Cu+2 आयंस जो है वो कंडक्टिंग है नेचर में, वो जाकर इसकी वॉल्स पे डिपॉजिट होते हैं। समय के साथ इस डब्बे का भार बढ़ता जाता है, इस पे जो तांबा है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है इसकी वॉल्स पे। पर वो डिपोजिशन हार्मफुल नहीं है या पोलराइजेशन क्रिएट नहीं करेगा, बिकॉज कॉपर इज कंडक्टिंग। तो इस तरह से इसमें हम पोलराइजेशन को कंट्रोल करते हैं। दोनों सेल की मैंने डिटेल बताई, अब मैं तुम्हें रीडिंग लेकर बता रहा हूँ सीधे। सर्किट देखो कैसे जुड़ा है, दिस इज स्टैंडर्ड सेल, हम इसको स्टैंडर्ड सेल मान के चल रहे हैं। इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहां जुड़ा है, इसका पॉजिटिव जहां जुड़ा होगा वो होगा A, इसका पॉजिटिव यहां पर, लेक्लांशे का पॉजिटिव भी यहां पर, डैनियल का पॉजिटिव भी यहां पर, तीनों सेल के पॉजिटिव आ गए। 3 टर्मिनल जैसा कि तुम सर्किट में बनाया तुमने देख रहे होंगे, 3 टर्मिनल जुड़ रहे हैं A पर ये तीनों टर्मिनल आ गए, तीनों के पॉजिटिव, सारे हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट A पर। प्राइमरी सर्किट को मैं कंप्लीट करता हूं। पहले इसका नेगेटिव मैंने की को दिया, की से रियोस्टेट को, रियोस्टेट से आ गया टर्मिनल B पर। सेकेंडरी सर्किट में नेगेटिव ऑफ डैनियल सेल, नेगेटिव ऑफ लेक्लांशे सेल कहां जुड़े हैं, 2 वे की, ये हो गया लेक्लांशे का नेगेटिव इधर, ये डैनियल का नेगेटिव इधर, और बीच वाले टर्मिनल से गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल जॉकी से जुड़ा है। अब मुझे रीडिंग लेनी है, मैं प्राइमरी सर्किट को क्लोज करता हूं, रियोस्टेट में रेजिस्टेंस में 0 कर देता हूं, हालांकि इस टाइम सेंसिटिविटी मिनिमम हो जाएगी क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ कम मिलेगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट मैक्सिमम होगा। मैं चेक करता हूं टर्मिनल A पर डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर किधर दिखा रहा है, अभी तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने गैल्वेनोमीटर को क्लोज सर्किट में लिया ही नहीं, यहां से तो ओपन ही पड़ा है गैल्वेनोमीटर। तो मैं यहां पहले लेक्लांशे सेल को सर्किट में लेता हूं, प्लग लगाया, लेक्लांशे सेल सर्किट में आया 2 वे की मदद से, और गैल्वेनोमीटर में अब डिफ्लेक्शन देखता हूं। मैंने जब टर्मिनल A पर कनेक्ट किया जॉकी को, डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स राइट, B पर कनेक्ट किया लेफ्ट, इसका मतलब सब कुछ सही है, हमें कहीं ना कहीं जीरो डिफ्लेक्शन की पोजीशन मिल जाएगी। जीरो डिफ्लेक्शन की पोजीशन ढूंढने का तरीका यह है, गैल्वेनोमीटर अगर तुम देख पा रहे हो तो जीरो डिफ्लेक्शन ढूंढने का तरीका यह है कि हम वायर के सेंटर से स्टार्ट करते हैं। पहला तार, उसके सेंटर पे मैंने टच किया, डिफ्लेक्शन देखा टुवर्ड्स राइट, दूसरे तार के सेंटर पे राइट, तीसरे पे राइट, चौथे पे राइट, पांचवें पर राइट, छठे पर लेफ्ट। 5 से 6 के बीच डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन अपोजिट, मतलब ये 2 टर्मिनल हैं जिनके बीच मुझे 0 मिलेगा। 5 से 6 पर इस टर्मिनल तक आने के लिए मुझे इधर से घूमकर आना पड़ रहा है। जब मुझे इधर से घूमकर आना पड़ रहा है तो मैं वायर की इतनी ही लेंथ पर जीरो डिफ्लेक्शन ढूंढने की कोशिश करता हूं। ये मुझे मिल गया, यहां पर जहां फुल स्केल नहीं आ रहा था मैंने स्लाइड किया, दिस पॉइंट इज कोरस्पॉन्डिंग टू जीरो डिफ्लेक्शन। मैंने यहां पर नाखून लगाया, जॉकी को हटाया, मुझे टर्मिनल A से लेकर टर्मिनल J यानी इस पॉइंट तक की लेंथ नापनी है। यहां तक पहुंचने के लिए मैं पार करके आया हूं 1 2 3 4 5 तार पूरे, और 5 तार पार करने के बाद छठे तार पर यहां से मैं इतनी लेंथ क्रॉस कर चुका हूं, तो ये 50 सेंटीमीटर से कम है, डेफिनेट है। तो कौन सा स्केल इस्तेमाल करेंगे वो हम सोच सकते हैं, क्योंकि 2 स्केल लगे, एक स्केल इधर 0 से स्टार्ट होकर उधर 100 पे एंड हो रहा है, दूसरा उधर 0 से स्टार्ट होकर इधर 100 पे एंड हो रहा है। तो कॉमन सेंस लगाना है, लेंथ हो गई
मेरे पास यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग एक तो रीडिंग है 28, दूसरी है 72, तो मैं क्या लूंगा 28 बिकॉज इट इज लेस देन 50, तो करेक्ट रीडिंग इज 528। नोट कर लो, लैग्रांज के कोरस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ इट इज 528। जो सीरियल नंबर 1 में E1 के कोरस्पॉन्डिंग L1 है इट इज 528। अब मैं प्लग हटाता हूं, डैनियल के लिए लगाता हूं, डैनियल का EMF कम होता है, डेफिनेटली 528 से कम मिलेगा, मैं कम पर चेक करता हूं। तीसरे और चौथे तार पर डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, जहां 0 मिल रहा है मैं स्लाइड करके जाता हूं इस पे, अगर गैल्वेनोमीटर हिलता हुआ डिफ्लेक्शन दे रहा है मींस कोई कनेक्शन लूज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां 0 डिफ्लेक्शन, 2 तार पूरे पूरे, तीसरे तार का एंड आ गया, 1 2 तार पूरे पूरे और उधर से आ रहा हूं मैं, तीसरे तार का एंड आ रहा है, यार 98 298, सो L2 इक्वल टू 298। एक सेट कंप्लीट हो गया। अगर मैं दोबारा लैग्रांज में लगा दूं और दोबारा पता करूं तो वापस वही मिलने वाला है मुझे 528। तो मैं क्या करता हूं, रियोस्टेट को चेंज करता हूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज करता हूं सेकंड सेट के लिए, मैंने थोड़ा सा रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें। अब मैं बैलेंसिंग लेंथ पता करता हूं, पहले से ज्यादा आएगी क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो गया है। मैं देख रहा हूं 8वें तार पर भी राइट में है डिफ्लेक्शन, 9वें पर लेफ्ट में जा रहा है, बैलेंसिंग लेंथ बढ़ गई, सेंसिटिविटी बढ़ गई, ये 0 डिफ्लेक्शन मुझे मिल गया। 9th वायर पे 8 तार मैंने पूरे पूरे पार किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इतनी सी लेंथ और जो है 5 सेंटीमीटर, 805 805। इसके बाद मैं डैनियल सेल के लिए लगाता हूं प्लग, इससे कम होनी चाहिए और पहले के कंपैरिजन में ज्यादा। ये मुझे 0 डिफ्लेक्शन मिला, 1 2 3 4 तार पूरे पूरे पार करने के बाद 50 से कम है, 441, L2 441। वापस से लैग्रांज के लिए रियोस्टेट की पोजीशन चेंज, थोड़ा सा और बढ़ा दिया मैंने, बैलेंसिंग लेंथ और ज्यादा मिलेगी, जो 9th वायर पे मिल रही थी मैं उससे भी आगे जाता हूं, अभी ये 10th वायर पर मिल रही है मुझे 921 921। डैनियल के लिए देखते हैं, सारे तार बार बार चेक करने की जरूरत नहीं होती, पहले से अंदाजा ले सकते हो तुम। 1 2 3 4 5 तार पूरे पूरे, 500, इधर से मैं आ रहा हूं तो 538 538। तो ये एक्सपेरिमेंट खत्म। प्लग निकाल देंगे लैब में, जब भी तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट होने के बाद तुम करंट फ्लो नहीं कराओगे, प्लग निकाल दोगे और रॉड्स को निकाल कर सेल के ऊपर रख दोगे इस तरह से। ये है सही आदत, ऐसा होना चाहिए। अगर एग्जामिनर तुम्हें देखता है कि तुमने ऐसा किया तो इसका एक अलग से इंप्रेशन पड़ता है कि तुम सही तरीका जानते हो। तो रीडिंग्स मुझे बताओ, इट इज 528, यही थी 298 805 4 441 921 538। रेशियो ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए तीनों में। पर अगर तुमसे पूछा जाए विच वन इज द मोस्ट एक्यूरेट, द लास्ट वन, जिसमें बैलेंसिंग लेंथ सबसे ज्यादा है।
अब हम सेकेंड एप्लीकेशन, अगला एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो उसका ऑब्जेक्ट है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो गिवन प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता करना है पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके। उसे करने से पहले एक बात की तरफ और मैं ध्यान दिला दूं, जब तुम किताब में प्रैक्टिकल की बुक में बना हुआ सर्किट देखोगे तो इसके अलावा एडिशनल और क्या होगा, सीरीज में अमीटर लगा रखा होगा, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी प्राइमरी सर्किट अमीटर। ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। और क्या मॉडिफिकेशन देखोगे, गैल्वेनोमीटर के बाद यहां पे लगा रखा होगा हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, लार्ज रेजिस्टेंस वाला। पर यहां हम इसकी जरूरत नहीं समझते, इनके पर्पस क्या है वो समझ लो। इसको लगाकर इसमें 10,000 ओम का रेजिस्टेंस निकालकर गैल्वेनोमीटर को इनसेंसिटिव बना देते हैं, जिससे कि निडल एकदम से जाकर एक्सट्रीम पर ना टकराए, लार्ज करंट फ्लो नहीं हो, जिससे इसकी कॉइल के जलने का खतरा कम हो जाए। और जब तुम फाइनल रीडिंग लेते हो, अब क्या, जब इसमें 10,000 निकाल दिया तो जो बैलेंस पॉइंट है वो पॉइंट ना मिलकर एक रेंज मिलती है। तो जब वो रेंज तुम्हें मिल जाती है कि जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है एक रेंज में, अब तुम 10,000 वापस लगा देते हो, प्लग रेजिस्टेंस जीरो कर देते हो, सेंसिटिविटी वापस बढ़ जाती है, अब तुम जीरो डिफ्लेक्शन वाली पोजीशन निकाल लेते हो, पॉइंट निकाल लेते हो। तो ये एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम जॉकेट टच करते ही हटा देते हो अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो मैंने इसको नहीं लगाया। दूसरा, अमीटर लगाकर अमीटर से हम करंट देखते हैं कितनी करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि अगर लार्ज करंट फ्लो होगी तो ये हीटअप हो जाएगा वायर, तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो नहीं होनी चाहिए। अगर करंट ज्यादा फ्लो हो रही तो रियोस्टेट से कंट्रोल करते, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। हमने जो सोर्स लिया है वो कम करंट वाला सोर्स है, तो उसकी जरूरत नहीं है। बाकी तुम लगाना चाहो तो लगा सकते हो, स्कूल की लैब में अगर तुम्हें लगाना हो लगा सकते हो। ये रेजिस्टेंस बॉक्स तो जहां जहां गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल करेंगे, चाहे मीटर ब्रिज में, चाहे पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, हर जगह हम लगा सकते हैं। सर्किट में थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाएगा अब इस एप्लीकेशन के लिए। पहले मैं एक फॉर्मूला डिराइव करता हूं। हम पोटेंशियोमीटर से ई नाप सकते हैं, वी नाप सकते हैं, स्मॉल आर नापना है अभी हम, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक फॉर्मूले से तुम फैमिलियर हो, E इक्वल टू V प्लस आई आर, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। यहां से मैं आर के लिए एक्सप्रेशन लिखूंगा तो ये बनेगा E माइनस वी अपॉन आई। E is the open circuit terminal potential difference, V is the closed circuit terminal potential difference। पर I नहीं नाप सकता, उसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने R से मल्टीप्लाई किया, R से डिवाइड किया, I और R का प्रोडक्ट बन जाएगा V, तो स्मॉल r हो गया E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। यानी तुमने एक डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था, तुम एग्जाम्पल दिया था कि टॉर्च में हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है, अभी बटन नहीं दबाया उसका, 2 सेल के थ्रू लगा हुआ है, अक्रॉस लगा हुआ है, तो 3 वोल्ट रीडिंग दिखा रहा है, 3.2 दिखा रहा है। जैसे ही बटन दबाते हैं तो 3.2 से डिक्रीज होकर 2.7 रह जाती है। तो पहले जब बटन नहीं दबाया था तो वो E था, और जैसे ही बटन दबाया तो V, क्योंकि वो जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो सर्किट में आ गया, वो है R। इस फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं एक स्टेप और आगे तक। अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये बना E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई न्यूमेरिकल डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। अब मैं सर्किट बनाता हूं उसके प्राइमरी सर्किट में। अब मुझे रियोस्टेट की भी जरूरत नहीं है, रीडिंग वैरी कराने के लिए रियोस्टेट की बजाय अब रेजिस्टेंस बॉक्स इस्तेमाल करने वाले हैं हम सेकेंडरी में। वायर ए बी, पोटेंशियोमीटर वायर 10 मीटर लेंथ का। प्राइमरी सर्किट में स्टैंडर्ड सेल, पर अब की बार इसका ईएमएफ में E की बजाय E1 मान रहा हूं, ये मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा, इसलिए मैं इसको E1 मान रहा हूं। इन की के प्लग की डायरेक्टली कनेक्ट किया मैंने B से, रियोस्टेट और अमीटर नहीं लगाया। इसके बाद सेकेंडरी सर्किट हम बनाएंगे। सेकेंडरी सर्किट में क्या करेंगे कि वो सेल जिसका
इंटरनल रेजिस्टेंस हमें नापना है, उसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने का तरीका तुम जानते हो, पॉजिटिव ए पर और नेगेटिव गैल्वेनोमीटर से। अगर तुम इस सर्किट को कंपेयर करो तो एग्जैक्टली वही सर्किट है, कौन सा वाला, जो फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए हमने बनाया था। तो अगर मैं एक बैलेंसिंग लेंथ निकालता हूं एंड इट इज एल, स्मॉल एल, तो मैं लिख सकता हूं ईएमएफ ई के कोरस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ स्मॉल एल है, तो मैं ई को लिख सकता हूं इक्वल टू एक्स इंटू एल। पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान ये एल चेंज नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सेल। तो ईएमएफ में चाहे कितनी भी बार नापूं, बैलेंसिंग लेंथ एल ही मिलेगी मुझे, सेम। अब ई को वी में बनाना है, इसे करंट फ्लो करानी, तो मैं लगाता हूं इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें रेजिस्टेंस आर इंट्रोड्यूस करके जैसे हम के डैश को क्लोज करेंगे, तो इस सेल की मजबूरी है इसको करंट फ्लो करानी ही पड़ेगी इस सर्किट में। तो जैसे ये करंट फ्लो कराएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई से डिक्रीज होकर वी रह जाएगा, तो जो बैलेंसिंग लेंथ एल है वो भी चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी कि ज्यादा, कम हो जाएगी, v इज लेस देन ई। तो नई बैलेंसिंग लेंथ ये होगी एल डैश, और अभी क्या बैलेंस हो रहा है, अब बैलेंस हो रहा है v, पहले ई बैलेंस हो रहा था, अब v बैलेंस हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूं v इक्वल टू एक्स एल डैश। तो फॉर्मूला और मॉडिफाई हो गया, स्मॉल आर के लिए मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं, x कट जाएगा, ये हो जाएगा L अपॉन एल डैश माइनस 1 इंटू आर। इस एक्सप्रेशन को हम यूज करने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो हमें L चाहिए, जो एक ही बार नापना पड़ेगा, L डैश डिफरेंट होगा अगर मैं कैपिटल R को चेंज करता हूं। अगर कैपिटल R चेंज होगा तो L डैश अलग होगा। तो इसके लिए मैं ऑब्जर्वेशन टेबल बना रहा हूं। टेबल हम खुद डिजाइन कर सकते हैं। हमें क्या क्या चाहिए, इनपुट्स क्या है, आउटपुट क्या है। इनपुट आउटपुट पता है तो तुम खुद ही डिजाइन कर सकते हो टेबल। एक्सपेरिमेंट कोई हवा नहीं है, एक्सपेरिमेंट तो बहुत आसान है कि हमें ऑब्जर्वेशन टेबल रटनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट आर इनपुट्स, व्हाट आर आउटपुट्स, तुम खुद डिजाइन करो। सीरियल नंबर, हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि लैग्रांज सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में तुमने पढ़ा है, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो मैं ऐसा तो कह नहीं सकता कि इसकी कोई फिक्स वैल्यू है। करंट ज्यादा खींचेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर। तो ये तो करंट ड्रॉन पर डिपेंड करता है, यानी इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे अभी तक एक्सपेरिमेंट्स में हम मीन निकालते आए थे, इस एक्सपेरिमेंट में मीन निकालने का कोई मतलब नहीं होगा, दैट इज मीनिंगलेस। तो क्या करेंगे, हम रेंज बताएंगे कि इस रेंज की रेजिस्टेंसेस के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम इतना रहता है और मैक्सिमम इतना रहता है। तो 5 ऑब्जर्वेशन में ले रहा हूं, सफिशिएंट है, कम से कम 5 लेने चाहिए हमें। सबसे पहले ईएमएफ ई के कोरस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ L ये तब मिलेगी जबकि K डैश ओपन होगी कि क्लोज होगी, ओपन, K डैश इज ओपन। अगले कॉलम में रेजिस्टेंस R जो मैं रेजिस्टेंस बॉक्स में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। जब तुम मीटर ब्रिज पढ़ रहे थे तब तो हमने 2, 3, 4, 5 बस ये 4 वैल्यूज ली थी, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि हम सेंसिटिविटी ज्यादा चाहते थे। और जो लैब में हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस वायर, उसका रेजिस्टेंस 2 to 5 ओम के बीच होता है, इसलिए हमने 2, 3, 4, 5 ली थी। पर यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस नापने के लिए हम 2, 3, 4, 5 नहीं लेंगे। ये ज्यादा होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 100, 200, 300, 400 या कम से कम 50 का डिफरेंस तो हो। नेक्स्ट
वोल्टेज V के corresponding balancing length L dash and finally internal resistance R equal to L upon L dash minus 1 into capital R। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल हमें एक्सपेरिमेंटेशन करके फिल करनी है। रिजल्ट में हम एक्सप्रेस करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस की जो मिनिमम वैल्यू मिली उसको और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मिली उसको, आर मिनिमम एंड आर मैक्सिमम। तब तुम देखोगे कैसे रीडिंग निकालनी है। तरीका थोड़ा बहुत तुम सीख चुके हो। यहां पर ये मेरे पास सेटअप है, तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी सर्किट जोड़ने की, क्योंकि सर्किट वहां तुम्हें जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा, तुम्हें खुद ही जोड़ना है। तो पेपर पे सर्किट ड्रॉ करने के बाद हमारे लिए काफी आसान हो जाता है, वैसे वैसे ही जोड़ना होता है। जैसे दिमाग में जब प्रैक्टिस हो जाती है तो दिमाग में आ जाता है सर्किट कि प्राइमरी सर्किट में क्या है, इसमें पोटेंशियोमीटर वायर, टर्मिनल ए बी, सबसे पहले ये ड्रॉ किया था हमने। ए पर बैटरी का पॉजिटिव, तो बैटरी यानी स्टैंडर्ड सेल, इसका पॉजिटिव कहां गया, ए पर, नेगेटिव की के थ्रू बी पर। ये इतना छोटा सा है प्राइमरी सर्किट, जिसको यहां नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर देख सकते हो। तो बहुत छोटा सा प्राइमरी सर्किट। देन सेकेंडरी सर्किट, ये लैग्रांज सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है, इसका पॉजिटिव मैंने जोड़ दिया ए पर, नेगेटिव मैंने जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर पर, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल जॉकी से। तुम्हें यह विशेष ध्यान रखना होगा कि जॉकी पर, जॉकी गैल्वेनोमीटर के जिस भी टर्मिनल पे जुड़ रही है वहां कुछ भी और नहीं जुड़ेगा। जहां जॉकी जोड़ेंगे वहां सिर्फ एक ही कनेक्शन आएगा और वो है जॉकी, और कोई कनेक्शन उसमें नहीं आएगा। क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार रेजिस्टेंस बॉक्स हम जोड़ देते हैं गलती से, तो ऐसा नहीं करना है। जॉकी जहां जुड़ेगी वहां सिर्फ जॉकी ही जुड़ेगी और कुछ नहीं। अब मुझे इसको क्लोज सर्किट में लाना है, तो मैं ये रेजिस्टेंस बॉक्स इस्तेमाल करता हूं क्लोज सर्किट में लाने के लिए। रेजिस्टेंस बॉक्स का एक टर्मिनल मैंने की के थ्रू यहां जोड़ना था मुझे, मैं यहां जोड़ूं या इस पर जोड़ूं बात एक ही है, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। तो ये भी पॉजिटिव, भी पॉजिटिव, यहां जोड़ना कन्वीनियंट था, मैंने वहां जोड़ दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल जो खुला हुआ है, कौन से टर्मिनल पे जोड़ूंगा, जहां जॉकी नहीं जुड़ी हुई है वहां मैं जोड़ूंगा। तो तार को मैंने हुक फॉर्म में कन्वर्ट किया। अगर एक से ज्यादा टर्मिनल कहीं जुड़ रहे हैं तो तुमको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए जोड़ना पड़ेगा, प्रॉपरली कनेक्ट हो जाए दोनों तीनों तार। ये मैंने कनेक्शन बना दिया। गैल्वेनोमीटर में तुम नीडल को देख पाओ, इसके लिए मैं इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर देता हूं। प्राइमरी को मैंने क्लोज किया, यानी की के को, के डैश अभी ओपन है, के डैश को मैंने क्लोज नहीं किया। रेजिस्टेंस बॉक्स में कुछ भी रेजिस्टेंस लगाएं अब तो उसका कुछ मतलब नहीं है, पर एक बात का तुम्हें ध्यान रखना है, रॉड ये जो साइड में ग्रूव बना हुआ है लैग्रांज सेल में, इसमें फिट करनी है तुम्हें। दोनों रॉड के बीच की डिस्टेंस में वेरिएशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस वेरी करेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस वैसे ही वेरी कर जाएगा। तो दोनों रॉड की डिस्टेंस फिक्स की हमने। मैंने टर्मिनल ए पर टच किया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखा टुवर्ड्स राइट, बी पर टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी सही काम कर रहा है। मैं वापस से वही तरीका काम में लेता हूं, तार के बीच में टच करते हुए मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, ए से बी की तरफ, और मुझे अपोजिट मिल रहा है 1 2 3 4 5 6, छठे और सातवें तार के बीच। तो मैं जीरो डिफ्लेक्शन ढूंढने की कोशिश करता हूं। ये मुझे जीरो डिफ्लेक्शन मिल गया। जॉकी पर मैंने इस पॉइंट को हाथ से मार्क करके रोका, 1 2 3 4 5 6, 6 तार पूरे पूरे 600, और ये डिस्टेंस आधे से कम है 9, तो इट इज 609। फर्स्ट कॉलम में ई के कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ तुम भरोगे 609, और ये चेंज नहीं होगी। पूरे कॉलम में 5 बार इसी को लिखना है, 609 609 609 609। इसके बाद में रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करता हूं 100,
बाकी सब प्लग चेक कर लेता हूं, कोई लूज नहीं होना चाहिए। की के डैश को मैंने क्लोज कर दिया और अब मैं डिफ्लेक्शन चेक करता हूं। पहले से कम आएगी लेंथ की ज्यादा? पहले तुम ई बैलेंस कर रहे थे, अब तुम वी बैलेंस कर रहे हो, इट विल बी लेसर, कम आएगी। तो मैं ढूंढता हूं बैलेंस पॉइंट, ये तो राइट में, ये भी राइट में, ये भी राइट में, कम है, स्लाइड किया, जीरो डिफ्लेक्शन। ये है 1 2 3 4 5 तार पूरे मैंने पार किए, छठे तार पे मैं नाप रहा हूं, आधे से ज्यादा है, 56 456 556, 5 तार पूरे पार किए छठे पर 556। तो पहले से कम हुई ज्यादा हुई? कम हुई। अब मैं यहीं रख रहा हूं, देखो इसको 556 जीरो पर यहीं रखते हुए, जॉकी को भी साथ में लो आप फोकस में, यहीं रखते हुए मैं स्लाइड करता चले जाऊंगा। मैंने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, मैंने 100 से कर दिया 200, तो तुम देख रहे हो डिफ्लेक्शन आ गया कुछ। अब मैं स्लाइड करते हुए इसको इतना आगे बढ़ाऊंगा कि जीरो आ जाए, यानी फटाफट रीडिंग लेंगे हम। ये आ गया जीरो, तो ये हो गया 583 583, और अब मैंने 300 कर दिया, फिर आगे चल गया, ये आ गया 593 593, 400 कर दिया, फिर आगे चलना होगा थोड़ा सा, ये आ गया 597, इसके बाद मैं 500 कर देता हूं, पूरा हो गया 600। हो गए ऑब्जर्वेशन 5, एक्सपेरिमेंट खत्म। इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम इसकी लिख देंगे। इन दो एक्सपेरिमेंट में, पोटेंशियोमीटर में कोई भी डाउट है पूछो, फिर तीसरा देखेंगे। क्लियर? भाई थ्योरी में तुमने पढ़ लिया, जो ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में होती है, तो एग्जामिनर तुमसे थोड़ी ज्यादा आशा रखता है, यानी इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ऐसे सब पर जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में है। तो इन चीजों को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास साधन है। प्रैक्टिकली हम अगर कोई डाउट है तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ एमसीजी using half deflection method. To find the resistance of coil of MCG using half deflection method, and also find its figure of merit, and also find its figure of merit. यानी एक एक्सपेरिमेंट में दो पार्ट हैं, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से उसकी कॉइल का रेजिस्टेंस निकालना है, उसके लिए फिगर ऑफ मेरिट भी पता करनी है हमको। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया था। इंस्ट्रूमेंट्स दो तरह के होते हैं, मूविंग कॉइल टाइप एंड मूविंग मैग्नेट टाइप। मूविंग मैग्नेट टाइप में है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, कूलर का पंप, और मूविंग कॉइल टाइप में जो गैल्वेनोमीटर अभी हम इस्तेमाल कर रहे थे, ये मूविंग कॉइल टाइप, खिलौने वाली मोटर, मूविंग कॉइल टाइप। तो ये जो गैल्वेनोमीटर हम इस्तेमाल कर रहे थे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये फिर से दो तरह का होता है, सस्पेंडेड टाइप एंड पिवोटेड टाइप। जो हम इस्तेमाल कर रहे थे उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर या डेस्क टाइप गैल्वेनोमीटर, जैसे डेस्क पर रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। सस्पेंडेड टाइप जो होता है वो तुम्हें डार्क रूम, अंधेरा कमरा, फर्स्ट ईयर लैब में मिलेगा, फिजिक्स लैब में, वहां तुम्हें उससे एक्सपेरिमेंट करना होगा। रीडिंग लेने के लिए तुम्हें यूज करना पड़ेगा लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट, जैसा कि लास्ट लेक्चर में बताया था। तो अब पिवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसका स्ट्रक्चर में बता रहा हूं, उसकी प्रिंसिपल वर्किंग समझा रहा हूं तुम्हें। जब हम इसकी कॉइल को दिखाते हैं डायग्राम में, तो 1.5 टर्न दिखाते हैं सिर्फ, ये एक टर्न पूरा और ये आधा टर्न, नॉट कनेक्टेड। इसको हमने सपोर्ट दिया हुआ है विद हेल्प ऑफ स्पाइरल स्प्रिंग S1 एंड स्पाइरल स्प्रिंग S2।
इन दोनों के बीच इसको सस्पेंड किया, पिवोटेड किया। बीच में लगा हुआ एक आयरन सिलेंडर टू मेक द मैग्नेटिक फ्लक्स इफेक्टिव। मैग्नेटिक फ्लक्स कहां से आ रहा है? हमने यहां पर लगाए कॉनकेव पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के साथ एसोसिएट हो जाए। तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो प्रिफर करती है आयरन में से होकर जाना, क्योंकि आयरन की परमेबिलिटी ज्यादा होती है। ये ठीक वैसे ही है, अगर तुम्हारे घर के रास्ते में कोई गार्डन है जहां फूल लगे हुए हैं तो तुम उसमें से होकर जाना पसंद करोगे बजाय नाली वाली सड़क पे से होकर जाना। तो लाइंस ऑफ फोर्स प्रेफर करती हैं आयरन में से होकर जाना बजाय हवा में से होकर जाने के, क्योंकि एयर की परमेबिलिटी कम है और आयरन की परमेबिलिटी ज्यादा है। अब इसमें करंट पास कराने के लिए यहां से करंट एंटर करेगी कॉइल में, तो इस एंड से एग्जिट करेगी, आने का रास्ता जाने का रास्ता। तो इस पे हम एक निडल अटैच कर देते हैं रीडिंग पढ़ने के लिए। ये निडल घूमती है एक स्केल पर। ये हो गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कैसे काम करता है? जैसे ही करंट पास करेंगे क्या होगा? करंट पास करते ही इस कॉइल का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो करंट पास करते ही इस कॉइल का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और ये कॉइल पड़ी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण एक कपल डेवलप होगा और उस कपल का मैग्नीट्यूड होगा, डिफ्लेक्टिंग कपल हम इसको बोलेंगे, ये होगा NIAB। N is number of turns, I is current flown, A is area of cross section and B is magnetic field. Magnetic field provided by the concave pole pieces. जैसे ये डिफ्लेक्ट होगी स्पाइरल स्प्रिंग S1 और S2 में ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, या तो वो कसेंगी या तो खुलेंगी। तो ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा तो वो भी वापस अपनी पोजीशन में रिस्टोर होने की कोशिश करेंगी। यानी जब हेलिकल स्प्रिंग होती है तो उसके लिए एक्सप्रेशन काम करता है F इक्वल टू KX। K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, X इज द एक्सटेंशन और कंप्रेशन। सिमिलर एक्सप्रेशन होगा F के कोरस्पॉन्डिंग रोटेशनल क्वांटिटी टॉ, K की जगह आ जाएगा टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ द स्पाइरल स्प्रिंग C, X की जगह आ जाएगा एंगुलर ट्विस्ट थीटा। तो एक रीस्टोरिंग कपल एग्जिस्टेंस में आएगा टॉ R इक्वल टू C थीटा। एक डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा उसको रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी बीच में, ऐसी कंडीशन आएगी कि वो डिफ्लेक्ट कर रहा है वो रीस्टोर कर रहा है, तो बैलेंसिंग होगी। थोड़ा सा घूमकर कॉइल रुक जाएगी सर्टेन अमाउंट से डिफ्लेक्ट होकर, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। यहां से करंट के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा C/NAB टाइम्स थीटा। किसी भी गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए C कांस्टेंट, N कांस्टेंट, A कांस्टेंट, B कांस्टेंट, यानी इस कंबाइंड कांस्टेंट को हम नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर K। तो हो गया I इक्वल टू K थीटा, और इसलिए मैं लिख सकता हूं कि जो करंट है वो प्रोपोर्शनल है थीटा के। K को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो जितनी ज्यादा करंट इसमें फ्लो होगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन हमें मिलेगा। अब इस गैल्वेनोमीटर के लिए हम कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं। जैसे मेरे पास मान लो 5 गैल्वेनोमीटर है और मैं उनसे अमीटर बनाना चाहता हूं, तो अमीटर बनाने के लिए G2A कन्वर्जन हम क्या करते हैं, इसकी कॉइल का रेजिस्टेंस 100 ओम के ऑर्डर का है, इसके साथ हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देते हैं जिसे बोलते हैं शंट। और अगर वोल्ट मीटर बनाना चाहता हूं तो लार्ज रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं। तो अब मेरे पास 5 गैल्वेनोमीटर है, मैं किससे अमीटर बनाऊं, कैसे तय करूंगा? मैं सब में 1-1 एम्पियर करंट पास कर दूंगा। मैं देखूंगा कौन सा गैल्वेनोमीटर सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा है। जो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है करंट के लिए, उसे अमीटर बनाएंगे, वो उसके योग्य है। अगर मुझे वोल्ट मीटर बनाना है, मैं सब में 1-1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूंगा, मैं देखूंगा कौन सा सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा है। यानी हम इसके लिए डिफाइन करते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी इज थीटा अपॉन I, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट मेजर्ड इन रेडियन पर एम्पियर। अगर मैं वैल्यू रखता हूं थीटा अपॉन I की, यहां से
थीटा अपॉन आई बनेगा NAB अपॉन C। तो अगर तुम्हें किसी इंस्ट्रूमेंट की करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है, मूविंग कॉइल टाइप की, N बढ़ाने होंगे, A बढ़ाना होगा, B को इफेक्टिव करना होगा और C को कम, यानी स्प्रिंग लचीली होनी चाहिए, कड़क नहीं, कड़क होगी तो C ज्यादा होगा। इसको हम 1/K से भी दिखा सकते हैं। अगली टर्म इसके लिए डिफाइन करते हैं, फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट होता है रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी मींस 1/CS, रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी, इट मींस इट इज इक्वल टू K। यानी तुम्हें पता करना होगा फिगर ऑफ मेरिट निकालनी है तो I अपॉन थीटा, एम्पियर पर रेडियन। एंड फाइनली हम डिफाइन करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, इट इज थीटा अपॉन V की जगह मैं लिख सकता हूं I इंटू R, और थीटा अपॉन आई की ऊपर वाली वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/KR या फिर NAB अपॉन CR, जहां पे R है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हुए गैल्वेनोमीटर के लिए। अब ये हाफ डिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है, जिससे हम इसकी कॉइल का, इस कॉइल का रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। दिखाने को 1.5 टर्न मैंने दिखाए हैं, पर ज्यादा होते हैं, एल्यूमिनियम के हल्के फ्रेम पर लपटे होते हैं, जिससे इसको बनाया जाता है डेड बीट। अब ये डेड बीट क्या होता है, एल्यूमिनियम के फ्रेम पे क्यों लपेटते हैं, आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसको बाद में। तो अब हाफ डिफ्लेक्शन मेथड क्या है वो समझो। मैं इस गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक सर्किट बनाता हूं। माना कि इस गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस है कैपिटल G, स्टैंडर्ड नोटेशन ये G से दिखाते हैं इसके रेजिस्टेंस को। मैंने इसमें करंट फ्लो कराने के लिए एक सर्किट बनाया, सेल लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव की अगर मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूं तो एकदम से निडल एक्सट्रीम पे जाएगी। तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट करने के बजाय क्या करता हूं, करंट कंट्रोल वे में इसमें जाए, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देता हूं सीरीज में, हाई रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टेंस बॉक्स, 10,000 ओम तक का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर सकें ऐसा बड़ा वाला रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। और इसमें मैं 5000 ओम इंट्रोड्यूस करके देखता हूं डिफ्लेक्शन कितना दे रहा है। मान लो कुछ डिफ्लेक्शन दिया, अब मैं उस डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करता हूं यहां से रेजिस्टेंस वैरी करके। मैं इतना रेजिस्टेंस इसमें इंट्रोड्यूस करता हूं कि इसमें डिफ्लेक्शन आ जाए फुल यानी गैल्वेनोमीटर में निडल रहते 0 पर, इधर भी 30 तक जा सकता है, इधर भी 30 डिविजन्स। तो 30 डिविजन्स का डिफ्लेक्शन दिया इसने। मान लो मैंने इसमें लगाया 4500, तो 4500 पर इसने कितना डिफ्लेक्शन दिया, 30 डिविजन्स। तो पूरी फुल स्केल करंट इसमें फ्लो हो गई। अब हमने रेसिप्रोकल थ्योरम पढ़ी रेजिस्टेंसेस के लिए, करंट के डिवीजन के लिए, करंट गेट डिवाइडेड इन इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वेरियस ब्रांचेस। तो मैंने यहाँ पर एक ब्रांच प्रोड्यूस की, एक छोटा रेजिस्टेंस बॉक्स 100 ओम तक रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करने वाला, जिसे मैं शंट बोल रहा हूँ। शंट जरूरी नहीं है कि बहुत छोटा हो, जो भी हम पैरेलल में लगाएंगे इट इज कॉल्ड शंट। इट मे बी इक्वल टू G। एक की K डैश की मदद से मैंने कनेक्ट किया यहां बाईपास। अगर मैंने इसमें रेजिस्टेंस 0 रखा हुआ ऐसे कनेक्ट कर दिया, क्या होगा, अभी इसका डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, बिकॉज सारी की सारी करंट इसमें से जाएगी। 0 रेजिस्टेंस वाला पाथ, बहुत बढ़िया नई रोड बनी है, सारा का सारा ट्रैफिक इधर से जाएगा, खड्डे में से क्यों जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करता हूं, यानी धीरे धीरे सड़क पे भी खड्डे होना शुरू हो गए। मैंने रेजिस्टेंस बढ़ाया 50 ओम, कुछ डिफ्लेक्शन आया उसमें, मैंने रेजिस्टेंस और बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन और बढ़ेगा उसमें। मैंने 50 से 70 किया तो उसमें डिफ्लेक्शन बढ़कर 15 डिवीजन हो गया। जो 30 आ रहा था पहला उसका आधा 15। इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं हम कि अभी जो करंट फ्लो हो रही है, पहले जो करंट फ्लो हो रही थी उसकी आधी है, तो आधा डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो आधी करंट इसमें जा रही है, आधी करंट इसमें जा रही है। ऐसा कब होगा, जब दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 70 ओम। पता चल गया। इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, पर एक ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चलता, और ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अब वापस मैं इसका प्लग हटा देता हूं तो वापस 30 पे चले जाएगा ये। 30 पे जाते अब मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा इतना कि इवन नंबर में रहे,
28 आ जाए, 26 आ जाए, 24 आ जाए, मान लो 28 आ गया। 28 आने के बाद मैं जैसे इसे लगाऊंगा बिना इसमें कोई चेंज किए, एस की वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर रहा, तो 28 का आधा रह जाएगा 14, 26 था तो 13। तो ये अभी मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंटली दिखाऊंगा। तो इसको बोलते हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ऑब्जर्वेशन टेबल नहीं बनवा रहा, ऑन द स्पॉट तुम बनाओगे जब एक्सपेरिमेंट करोगे। पर इसमें जो फाइन डिटेल है वो थोड़ा सा समझो। रेजिस्टेंस अगर यहाँ 70 ओम करने पर हाफ डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 70 है, एग्जैक्टली नहीं है। क्यों? गौर करो, ये है 4500, ये है 70 ओम, ठीक है। अभी ये K डैश ओपन है, तो करंट कितनी फ्लो हो रही है इसमें? I इक्वल टू EMF E है इसका E अपॉन 4570, इतनी फ्लो हो रही है। और सेकंड सिचुएशन जब मैंने इसको पैरेलल में लगा दिया, I डैश इक्वल टू E अपॉन 70 पैरेलल में 35 रह गया 35, 4535। करंट में डिफरेंस है, कम है, इसलिए हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट। इसलिए एग्जैक्टली 70 नहीं होगा, वो 70 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 71 या 72 इतना होगा। तो हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं उसके लिए। तो सेटअप पर देखोगे कैसे होगा एक्सपेरिमेंट। यहाँ ये सेटअप है, आप इसको आगे ले आओ, इसको इंक्लाइन करता हूं। गैल्वेनोमीटर पे फोकस करो, देखें विजिबल है स्क्रीन पर, ठीक है। तो तुम सेटअप देख पा रहे हो। यहां पर एक सर्किट तो ये है बड़े रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ, ये प्लग की बैटरी सेल और ये गैल्वेनोमीटर, और दूसरा सर्किट ये है अलग से शंट छोटे रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ की K डैश। मैंने यहाँ पे 5000 ओम निकाला, बड़े वाले में प्लग लगाया, गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन दे रहा है। गैल्वेनोमीटर पे फोकस करके दिखा रहे होंगे सर तुम्हें, कितने डिवीजन का डिफ्लेक्शन दे रहा बताओ? 28 अराउंड, 28 से कम है, ठीक है। मैं इसको बढ़ाने के लिए 5000 से कम कर देता हूं, मैंने इसको कर दिया 4500 जैसा कि मैं कह रहा था तुमसे, और अब तुम देख रहे हो फुल स्केल डिफ्लेक्शन 30 डिविजन्स। तो 4500 आर की वैल्यू के लिए हमें ये मिला 30 डिविजन्स का डिफ्लेक्शन। थोड़ा सा इंक्लाइंड देखने का फर्क पड़ रहा है, मैं परपेंडिकुलर देख रहा हूँ एकदम, कैमरा एकदम परपेंडिकुलर नहीं दिखा पा रहा तुमको, तो थोड़ा सा तुम्हें निडल लग रहा है कि बीच में है, पर ये 30 डिविजन्स आ रहा है। अब मैं जैसे K डैश क्लोज करूंगा डिफ्लेक्शन 0 हो गया। अब मैं शंट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं पहले 50, देन 20 मोर 70, तुम देख सकते हो इट इज 15 डिविजन्स, डिफ्लेक्शन रह गया 15, यानी G की वैल्यू कितनी है? 15। ये पहला सेट हुआ ऑब्जर्वेशन का। अगले सेट के लिए मैं K डैश को ओपन करता हूं, गैल्वेनोमीटर सीधे 30 पर जाएगा, गैल्वेनोमीटर गया 30 पर। अब मैं रेजिस्टेंस बढ़ाता हूं इतना कि ये 28 रह जाए, तो ये रह गया 28, थोड़ा लूज कनेक्शन है, कोई सा रेजिस्टेंस ढीला लगा हुआ था, वो फॉल्ट कर रहा था, ये 28 रह गया। अब जैसे ही मैं K डैश को क्लोज करूंगा बिना S को चेंज किए, कितना रह जाएगा? 14, देख सकते हो दिस 14। ऐसे मैं और सेट ले सकता हूं, यानी वापस K डैश को ओपन करूंगा और रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा कि ये रह जाए 26, ये 26, और जैसे ही अब मैं K डैश को क्लोज करता हूं ये रह जाएगा 13। तो ऐसे तुम्हें एक्सपेरिमेंटेशन करना है। अभी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ समय है। वैसे तो अगर तुम होशियारी दिखाओ तो रीडिंग्स तो तुम्हारे पास है, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी सारी। अदरवाइज जो प्रैक्टिस टाइम है उसमें आकर तुम इसे कर सकते हो एक्सपेरिमेंट।